Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 9 of January 2023. Let's begin this year's first class for upcoming nursing recruitment exam. First question is, health promotion includes all except, इनमें से हेल्थ प्रमोशन के लिए किसे उपयोगी नहीं माना जाएगा। यानी कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट हेल्थ प्रमोशन के लिए उपयोगी नहीं है, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए उपयोगी नहीं है। इस चीज को आपको सेलेक्ट करना है। आपके ऑप्शंस हैं इफेक्टिव एंड कॉन्क्रीट पब्लिक पार्टिसिपेशन, यानी कि हेल्थ के रिलेटेड गवर्नमेंट द्वारा जो भी डिसीजंस या सेवाएं दी जा रही हों उन्हें उपयोग करने, लोगों तक पहुंचाने में कम्युनिटी का, पब्लिक का अच्छा पार्टिसिपेशन का होना। ऑप्शन बी, डायरेक्टेड टुवर्ड्स एक्शन ऑन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, हेल्थ को बेहतर बनाने वाले जो भी फैक्टर्स हैं उनके ऊपर डायरेक्ट एक्शन करना। ऑप्शन सी, यूज कॉम्प्लीमेंट्री मेथड अगेंस्ट हेल्थ हजार्ड्स, हेल्थ हजार्ड्स के लिए कॉम्प्लीमेंट्री मेथड का इस्तेमाल करना। ऑप्शन डी, फोकसिंग ऑन पीपल एट रिस्क फॉर स्पेसिफिक डिजीज, लोगों उन लोगों के ऊपर स्पेसिफिकली फोकस करना जो कि किसी विशेष डिजीज के लिए रिस्क पर हैं। कम्युनिटी में लोगों की हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए कौन सा साधन उपयोगी नहीं है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। यहां पर हेल्थ हजार्ड्स के लिए हमें कंप्लीमेंट्री मेथड नहीं, मेन मेथड का इस्तेमाल करना होगा, जिससे कि हेल्थ हजार्ड्स को हम लोगों से दूर कर सकें और उनमें रिस्क ऑफ डिजीज डेवलपमेंट कम हो सके। हेल्थ हजार्ड्स का मतलब होता है ऐसा कोई भी तत्व जो कि किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आने पर उसकी हेल्थ को खराब करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is known to have a role in wound healing, इनमें से कौन सा विटामिन घाव को भरने के लिए अच्छा माना जाता है। विटामिन ए, सी, ई या फिर के। होपफुली आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से जानते हैं। ऑप्शन टू इज करेक्ट हियर। जब भी किसी पेशेंट में कोई बड़ी सर्जरी हो या फिर कोई बड़ा घाव हो जाए तो उसकी हीलिंग के लिए, उस घाव को भरने के लिए विटामिन सी बहुत ज़्यादा यूज़फुल माना जाता है। इसके अलावा आयरन एब्जॉर्प्शन में भी विटामिन सी को हम यूज़फुल मानते हैं। अगर किसी क्लाइंट को आप आयरन दे रहे हैं तो उसके बाद विटामिन सी दें, जिससे कि इस आयरन का इंटेस्टाइन द्वारा बेहतर तरीके से एब्जॉर्प्शन हो सके। विटामिन ए, जिसे आप रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, और ये हमारी आईज के फंक्शनिंग को बेहतर बनाता है। आईज को हेल्दी रखने के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है। विटामिन ए ई को हम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के रूप में जानते हैं, यानी कि ये रिप्रोडक्शन पावर को बेहतर बनाता है, प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन के को आप एंटी हेमरेजिक विटामिन बोलते हैं, यानी कि ये ब्लीडिंग को रोकता है, क्लॉट फॉर्मेशन करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
safe strategy is recommended for the control of। इनमें से किस डिजीज कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए हम सेफ स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं? ये क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके ऑप्शंस हैं ट्रैकोमा, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी। The right answer is option 1, ट्रैकोमा। सेफ स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हुए हम ट्रैकोमा डिजीज का ट्रीटमेंट करते हैं। आइए सेफ स्ट्रेटजी क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सेफ स्ट्रेटजी जो है वो ट्रैकोमा नामक कंडीशन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है। ट्रैकोमा एक आइस के अंदर होने वाली डिजीज कंडीशन है। बेसिकली ये एक इन्फेक्शन होता है जो कि क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस नाम के बैक्टीरिया द्वारा होता है। प्रीवियस एग्जाम में इस चीज को भी पूछा गया है कि ट्रैकोमा नामक डिजीज किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो आप बता सकते हैं कि इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। इस ट्रैकोमा कंडीशन के होने पर बेसिकली आइस के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो पर्सन ब्लाइंड भी हो सकता है। अब बात करते हैं सेफ स्ट्रेटजी की फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले एस फॉर सर्जरी, A for antibiotics, F for facial cleanliness, E for environmental improvement, S for surgery to correct trachomatis, trichiasis, interned eyelashes, the late blinding stage of trachoma। सेफ स्ट्रेटजी के अंदर ट्रैकोमा कंडीशन होने पर ट्रैकोमेटस ट्रीचियासिस कंडीशन होती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी की जाती है। साधारण शब्दों में आप समझना चाहें तो जैसे कि मान लीजिए ये किसी पर्सन की आई है और ये उसका सेंटर पॉइंट है। नॉर्मली क्या होता है, हमारी आईज के ऊपर जो पलकें पाई जाती हैं, आई लैशेस पाई जाती हैं, उनके ऊपर जो हेयर्स होते हैं वो बाहर की तरफ पाए जाते हैं, ऊपर की तरफ इस प्रकार से पाए जाते हैं। लेकिन ट्रैकोमैटिस ट्राइचियासिस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो ये हेयर ग्रोथ है वो अंदर की तरफ हो जाती है। यानी कि आंखों की पलकों के ऊपर जो बाल पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं, वो बाहर की तरफ ना होकर अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, इंटर्न हो जाते हैं। तो इस कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी की जाती है। तो ट्रैकोमा कंडीशन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस इसका कॉज है, और इस डिजीज के होने पर लेट स्टेज के अंदर क्लाइंट के अंदर ट्रैकोमैटिस ट्राइचियासिस कंडीशन हो जाती है, यानी आंखों की पलकें के ऊपर पाए जाने वाले जो हेयर्स हैं वो इनवर्ड हो जाते हैं, अंदर की तरफ इंटर्न हो जाते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी की जाती है जो कि सेफ स्ट्रेटजी का सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद जैसा कि ट्रैकोमैटिस इन्फेक्शन जो है बैक्टीरिया से द्वारा होता है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एफ से है फेशियल क्लीनलीनेस। हम क्लाइंट के फेस को बिल्कुल क्लियर रखते हैं, क्लीन रखते हैं, ताकि ये इन्फेक्शन आगे स्प्रेड ना हो सके। इसके अलावा लास्ट में हम एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट करते हैं, यानी आसपास के जो एनवायरमेंट है क्लाइंट का उसको हाइजीनिक रखते हैं, ताकि ये इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट ना हो जाए। तो इस प्रकार से ये सेफ स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The most common cause of coronary artery disease is, इनमें से कोरोनरी आर्टरी डिजीज का सबसे बड़ा कारण किसे माना जाता है? ऑप्शन ए एथेरोस्क्लेरोसिस, बी हाइपरग्लाइसीमिया, सी स्ट्रेस, डी वैसोस्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी। इन चारों ऑप्शंस में से किस वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज सबसे ज़्यादा होते हैं? इम्पॉर्टेंट है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज सीएडी। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एथेरोस्क्लेरोसिस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता क्या है। कोरोनरी आर्टरी हमारे शरीर की वह ब्लड वेसल है जो कि हमारे हार्ट तक ब्लड सप्लाई पहुंचाती है। यानी इसी कोरोनरी आर्टरी के द्वारा हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाया जाता है, जिसके द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करके हार्ट अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू रखता है, अलाइव रहता है। अगर इस आर्टरी में किसी वजह से कोई रुकावट आ जाए या फिर ये नैरो हो जाए, जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में जितना ब्लड हार्ट को चाहिए उतना ब्लड यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तो ये कंडीशन कोरोनरी आर्टरी डिजीज के नाम से जानी जाती है। कोरोनरी आर्टरी का साइज किसी वजह से कम हो जाए, जिसकी वजह से पर्याप्त मात्रा में ब्लड ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स हार्ट तक नहीं पहुंच पाए, तो ये कंडीशन कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहलाती है। और इस कोरोनरी आर्टरी डिजीज का सबसे बड़ा कारण एथेरोस्क्लेरोसिस को माना जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, इसे भी जान लेते हैं। अगर इस कोरोनरी आर्टरी की दीवार पर कोलेस्ट्रॉल, लिपिड या कैल्शियम जैसे तत्व आकर इकट्ठा हो जाएं, चिपक जाएं, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इस ब्लड वेसल्स का ल्यूमेन सकरा हो जाएगा। साथ ही साथ जो आर्टरी के फैलने और सिकुड़ने की क्षमता थी वो भी कम हो जाएगी। यानी सिंपली कहें तो ये आर्टरी हार्ड हो जाएगी, और यही कंडीशन एथेरोस्क्लेरोसिस के रूप में जानी जाती है। अगर किसी ब्लड वेसल पर लिपिड, कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम जैसे तत्व आकर जम जाएं, जिसकी वजह से वो हार्ड हो जाए, उसकी ब्लड सप्लाई प्रभावित हो, तो ये कंडीशन एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाती है। और यही कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का सबसे बड़ा कारण भी माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखना चाहिए। आपकी बॉडी के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल 200 mg/dl से कम है, तो इसका मतलब है आपका हार्ट हेल्दी है, ब्लड वेसल्स हेल्दी हैं। अगर इससे ये ज़्यादा होगा तो शरीर की ब्लड वेसल्स में ये जाकर चिपक जाएगा, ब्लड वेसल्स को सकरा करेगा और हार्ट तक प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी, हार्ट अटैक आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The nurse has just finished assisting the doctor in placing a central intravenous line, which is a priority intervention to assure the client's safety. आप एज अ नर्स किसी हॉस्पिटल में हैं और अभी अभी आपने डॉक्टर के साथ असिस्ट करवाते हुए क्लाइंट में सेंट्रल लाइन इंसर्शन प्रोसीजर कंप्लीट करवाया है। इस प्रोसीजर के होने के बाद, यानी सेंट्रल लाइन लगने के बाद, क्लाइंट की सेफ्टी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा प्रोसीजर करना होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए असेसिंग द क्लाइंट्स टेम्परेचर, पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर नोट करना। ऑप्शन बी मॉनिटरिंग द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर, क्लाइंट का बीपी चेक करना। ऑप्शन सी प्रिपेयरिंग द क्लाइंट फॉर अ चेस्ट एक्सरे, क्लाइंट का चेस्ट एक्सरे करवाना।
सेंट्रल लाइन लगने के बाद सबसे ज़्यादा जरूरी कौन सा एक्शन है? The right answer is option C. सेंट्रल इंट्रावीनस लाइन लगाने के बाद क्लाइंट में न्यूमोथोरेक्स जैसी कंडीशन हो सकती है। मान लीजिए सेंट्रल लाइन लगाते समय गलती से कैथेटर लंग्स को पंचर कर दे, तो इसके कारण वहां पर न्यूमोथोरेक्स जैसी कंडीशन हो सकती है। प्लूरल कैविटी के स्पेस में एयर फिल्ड हो सकता है। इस कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें चेस्ट एक्सरे करवाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन माना जाएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैरियर प्रोटेक्शन मेजर is used to prevent cervical cancer? किसी वुमेन में सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन ए कॉपर टी 380 ए, ऑप्शन बी कॉन्डम्स, ऑप्शन सी कॉपर टी 375, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए कौन सा बैरियर मेथड इस्तेमाल किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। कॉन्डोम्स का इस्तेमाल करके हम सर्वाइकल कैंसर को होने से रोक सकते हैं। आप सभी जानते होंगे, एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन होता है। इसे शॉर्ट में एचपीवी लिखा जाता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। अगर किसी वुमेन में एचपीवी का इन्फेक्शन हुआ और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाया जाए, तो इस इन्फेक्शन के कारण वुमेन के अंदर सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। और इस वायरस के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम कॉन्डम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि सर्वाइकल कैंसर को ना हो, सर्वाइकल कैंसर ना डेवलप हो, इससे प्रिवेंशन हेतु हम कॉन्डम्स का इस्तेमाल करेंगे। और कॉन्डम के उपयोग के कारण हर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन नहीं होगा और इससे सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना भी घट जाएगी। यहाँ पर आपसे दो चीजें और पूछी जा सकती हैं कि कॉपर टी 380 ए और कॉपर टी 375 का ड्यूरेशन कितना होता है, ये कितने समय के लिए इफेक्टिव होती है? तो नोट कर लीजिएगा, कॉपर टी 380 ए ये 10 इयर्स के लिए इफेक्टिव होती है। कॉपर टी का इस्तेमाल कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट का कॉज करने के लिए किया जाता है, यानी प्रेगनेंसी ना हो इस चीज से प्रिवेंशन हेतु कॉपर टी लगवाई जाती है। और एक बार कॉपर टी लगवाने पर, एक बार कॉपर टी 380 ए लगवाने पर 10 साल के लिए हमें कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट मिलता है। वहीं अगर कॉपर टी 375 की बात की जाए तो ये 5 इयर्स के लिए इफेक्टिव मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, post-operative period respiratory complication can be prevented by। ऑपरेशन के बाद रेस्पिरेशन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को करेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जा सकता है? डीप ब्रीथिंग, कफिंग एक्सरसाइजेस, इंसेंटिव स्पायरोमीटर या फिर ये सभी? अगर आप नॉर्सेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रीवियसली पूछा भी गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव।
आइए इसके बारे में और जान लें। जब भी किसी क्लाइंट के अंदर ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन के बाद यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा होने वाला पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन कौन सा है, तो आप आंसर देंगे एटेलेक्टेसिस, यानी कि सर्जरी के बाद लंग्स से रिलेटेड या रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड सबसे ज़्यादा होने वाला कॉम्प्लिकेशन है एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस क्या कंडीशन है? जैसे कि मान लीजिए ये किसी पर्सन के लंग्स हैं, इन लंग्स के अंदर छोटी छोटी बॉल्स पाई जाती हैं, इस तरह से सभी जगह होती है, ये बहुत सारी होती है संख्या में। अगर इन बॉल्स के अंदर मौजूद एयर बाहर निकल जाए, यानी कि ये एल्वियोलाइज डिफ्लेट हो जाएं, यानी कि पिचक जाएं, या यूं कहें कि इन एल्वियोलाइज के अंदर फ्लूइड फिल्ड हो जाए, जिसके कारण ये अपना रेस्पिरेशन का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाए और इसकी वजह से लंग्स का एक हिस्सा या फिर पूरा लंग्स प्रभावित हो, तो ये कंडीशन एटेलेक्टेसिस कहलाता है। एक बार फिर से समझिएगा, हमारे लंग्स के अंदर छोटी छोटी एयर सैक्स पाई जाती हैं, जिसे हम एल्वियोलाई के नाम से जानते हैं। ये एल्वियोलाई कभी भी पिचकती नहीं है, यानी कि कभी भी डिफ्लेट नहीं रहती, इनके अंदर कुछ ना कुछ एयर हमेशा मौजूद रहती है। लेकिन किसी वजह से इसके अंदर से सारी एयर निकल जाए, यानी ये कंप्लीटली डिफ्लेट हो जाए, पिचक जाए, तो इस कंडीशन को हम एटेलेक्टेसिस के रूप में जानते हैं। और इस एटेलेक्टेसिस कंडीशन के होने पर हमारे लंग्स का एक हिस्सा या पूरा लंग्स ही कोलैप्स हो सकता है, और ये पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में देखा जाने वाला सबसे बड़ा पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन भी माना जाता है। इन सभी पॉइंट्स को प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, letharism is caused due to excessive consumption of, इनमें से किसके बहुत ज्यादा उपयोग से लेथायरिज्म नामक कंडीशन हो सकती है? ऑप्शन ए सोरगम, बी पीनट्स, थ्री ब्लैक ग्राम, फोर केसरी दाल। Important question from nutrition subject, and it is important for upcoming all state type CHO exams. Yes, exact answer is option D, केसरी दाल। अगर कोई व्यक्ति खाने में बहुत ज़्यादा केसरी दाल का इस्तेमाल करता है, तो उसे लिथायरिज्म कंडीशन हो सकती है। केसरी दाल का बोटैनिकल नेम यदि आप जानना चाहें तो लिख सकते हैं लेथायरस सेटिवस। लेथायरस सेटाइवस ये केसरी दाल है, और इसका बहुत ज़्यादा उपयोग लेथायरिज्म कंडीशन कॉज कर सकता है। लेथायरिज्म कंडीशन क्या है? इस कंडीशन के अंदर क्लाइंट के पैरों में पैरालिसिस हो सकता है, बोथ लिम्स, लोअर लिम्स का पैरालिसिस हो सकता है, स्केलेटल डिफॉर्मिटी हो सकती है, क्लाइंट को लगातार लंबे समय तक फैटीग रहता है। और इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए सिम्टम्स को देखते हैं, साथ ही साथ उससे उसका डाइटरी हैबिट का हिस्ट्री लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोजिला फायरफॉक्स इज एन, ये क्वेश्चन आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट से रहेगा, इसे प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। मोजिला फायरफॉक्स क्या है? ऑप्शन ए यूटिलिटी प्रोग्राम है, एंटी प्लागियराइजिंग प्रोग्राम है, इंटरनेट ब्राउजर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी,
इट इज़ अ इंटरनेट ब्राउज़र। जैसे कि आप गूगल के इंटरनेट ब्राउज़र गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं, इसमें आप सभी वेबसाइट्स को सर्च करते हैं, सोशल मीडियाज़ यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स भी एक इंटरनेट ब्राउज़र है, जिसमें हम ब्राउज़िंग करते हैं, सर्फिंग करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? आईओएस, एंड्रॉइड, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्ज़ाम्पल्स हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आपको ज़रूर पता होनी चाहिए ये। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और रेगुलर क्लास की अपडेट पाने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक।